नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी भी समझाएंगे। संवेदना की मौत के कितने गुनहगार हैं? बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत बिहार के लिए कितनी बड़ी बात है? फिर चर्चा में क्यों है छोटे सरकार, और खबर यह भी बताएंगे कि अपर्णा से तलाक लेंगे अखिलेश के भाई प्रतीक यादव। तो पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में जांच तेजी से जरूर आई है, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही। संवेदना के घर वालों ने जिस एसएचओ रोशनी कुमारी पर लीपापोती का आरोप लगाया था, वही रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ दिखी, जबकि वो एसआईटी का हिस्सा नहीं है। इसको लेकर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। संवेदना, यही नाम दिया है हमने उस बेटी का जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर जहानाबाद से पटना आई थी, लेकिन हैवानियत की भेंट चढ़ गई। और तो और नीट की तैयारी करने वाली संवेदना की मौत के बाद जिस ढंग से हॉस्टल संचालक, डॉक्टर और पुलिस वालों ने पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा से कम नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और एसआईटी के गठन के बाद जांच में तेजी जरूर आई है, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही। अब देखिए इसे, ये है एसएचओ रोशनी कुमारी। संवेदना के घर वालों ने जिस एसएचओ रोशनी कुमारी पर लीपापोती का आरोप लगाया था, वही रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ दिखी है, जबकि वो एसआईटी का हिस्सा नहीं है। साफ है कि जब ये लोग एसआईटी टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना करेंगे तो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित। सवाल है कि क्या डीजीपी के आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है? क्या डीजीपी के आदेश को ताक पर रखकर एसआईटी जांच कर रही है? एसएचओ से लेकर के एएसपी की भूमिका जब पहले से ही है, तो फिर उनको एसआईटी टीम में रखने का क्या औचित्य है? जानकारी के लिए बता दें कि एसएचओ रोशनी कुमारी की गलत रिपोर्ट से ही पूरा केस उलझा था। इसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। हम चाहे पाताल से खोद के निकालेंगे, लेकिन सच्चाई खोद के निकालेंगे। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि जहानाबाद की संवेदना को कैसे मिलेगा न्याय? संवेदना के गुनहगार पर कब होगी कार्रवाई? विनीता मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब नीट की छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ी खबर को आपको समझाते हैं। सबसे पहले सवाल है कि एसएचओ रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ जांच के लिए क्यों गई? इस जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सीतामढ़ी और शिवहर में नीट की छात्रा संवेदना मौत मामले में एसएचओ रोशनी कुमारी जो है एसआईटी की जांच के लिए क्यों गई, यह सवाल अब खड़ा हो चला है। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीट की छात्रा संवेदना की मौत के बाद गठित एसआईटी में रोशनी कुमारी नहीं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एसआईटी में कौन कौन है, तो वो आपको समझाता हूं। अवनव कुमार है जो एएसपी है, डॉक्टर अनु कुमारी है, एसडीपीओ है सचिवालय की, डॉक्टर साकेत कुमार है, एसडीपीओ सचिवालय के हैं। ये मेनका रानी जो थाना अध्यक्ष हैं परसा बाजार थाना क्षेत्र की, और ऋतुराज सिंह है जो थाना अध्यक्ष हैं जनकपुर के। राजकुमार है, राजीव कुमार है थाना अध्यक्ष है, ये रामकृष्ण नगर के हैं, और जन्मेजय राय है जो थाना अध्यक्ष हैं कदम कुआं के। ये सभी लोग एसआईटी टीम का हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक संवेदना के घर वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 5-5 लोग संवेदना की मौत और उसके बाद की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए जिन जिन लोगों पर आरोप हैं उनके नाम जानते हैं और आरोप क्या है यह भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम है रोशनी कुमारी एसआई। पहली रिपोर्ट ही गलत बनाई गई। फिर है अभिनव कुमार एएसपी, बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट मान ली गई। परिचय कुमार एसपी पटना पूर्वी के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सुसाइड बता दिया गया। डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल के, महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से इनकार किया। शरीर पर चोट बताई गई इनकी ओर से।
कार्तिकेय के शर्मा एसएसपी पटना मामले की पड़ताल किए बिना ही रिपोर्ट पर इनकी ओर से भरोसा कर लिया गया। तो सवालों के जरिए अब खबर को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां फरार हो गई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल, हॉस्टल की केयरटेकर नीतू और चंचला कहां पर गायब है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि कहां गायब हो गए हैं हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटे। सवाल यह भी उठेगा कि मकान मालिक मनीष रंजन का गार्ड कहां पर लापता है, इतने लोग कहां हैं, तो जांच कैसे हो रही है। अब खबर तो समझिए में इन सवालों के जवाब से सुलझेगी संवेदना की मौत की गुत्थी। पटना पहुंचने से पहले छात्रा की स्थिति क्या थी, हॉस्टल पहुंचने के बाद किन लोगों से संपर्क हुआ, क्या अपराध हॉस्टल परिसर के भीतर हुआ, कौन है वो करीबी जिससे कई बार बातचीत हुई थी। ये तमाम वो सवाल है जो इस गुत्थी को सुलझा सकते। खैर, दूसरी खबर की ओर चलेंगे। नितिन नवीन का आधिकारिक रूप से बीजेपी अध्यक्ष बनना तय हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने नामांकन कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नाम नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित हुआ है। महज 45 साल की उम्र, ओहदा सबसे बड़ा। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने नामांकन कर दिया है। 20 जनवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी को 6 साल बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नितिन नवीन के नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नितिन नवीन ही एकमात्र बीजेपी अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में एनडीए नेताओं का जोश हाई है। देश का अध्यक्ष बिहार से हो रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का उम्र भी 45 वर्ष है। 80 में हम बने थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेंगे उनका उम्र भी 45 वर्ष है। ये सुखद अवसर है। देश को युवा नेतृत्व मिला है। कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया अगर ये किसी पार्टी में संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की ताजपोशी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब नितिन नवीन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आइए अब खबर को समझते हैं। खबर यह है कि नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनना बिहार के लिए कितनी बड़ी बात है। चूंकि नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए हैं, जिनका औपचारिक ऐलान मंगलवार शाम 6 बजे होगा। मतलब यह कि बीजेपी बिहार के नितिन नवीन के युग की शुरुआत हो चुकी है। खबर यह भी समझेंगे कि नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनना बिहार के लिए कितनी बड़ी बात है। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता, बिहार का जो बेटा विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष बने हैं, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। और नितिन नवीन जितने साल के हैं उतने ही साल की बीजेपी है। अब खबर यह भी समझेंगे कि नितिन नवीन बिहार के 5 बार के विधायक हैं। 2010 से लगातार बांकीपुर सीट से विधायक रहे हैं। पार्टी में मजबूत संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। बीजेवाईएम के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। बहुत ही सौम्य और मिलनसार स्वभाव के ये नेता हैं। प्रभारी के रूप में अपनी क्षमता को साबित कर चुके हैं। नितिन नवीन के जरिए बीजेपी का जेन जेड, जो जेन जी भी कहते हैं, उसको यह संदेश दिया गया है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह की खबर का रुख करेंगे। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अनंत सिंह सिगरेट पीते हुए नजर आए। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अनंत सिंह के इस वीडियो पर सियासत गरमा गई। वो सियासत कैसे गरमाई है वो दिखाते हैं। ये है मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह का वीडियो में अनंत सिंह साफ साफ सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेल में बंद अनंत सिंह 2 दिन पहले रेगुलर चेकअप के लिए IGIMS अस्पताल पहुंचे थे।
यहीं पर अनंत सिंह का सिगरेट पीते वीडियो सबके सामने आया। अनंत सिंह समर्थकों के बीच सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं, फिर वो लिफ्ट में घुस जाते हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो को आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट किया। अब अनंत सिंह के सिगरेट पीते वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। स्वघोषित छोटे सरकार और नीतीश कुमार जी के दुलरुआ विधायक अनंत सिंह वही काम करते नजर आते हैं जो निषेध होता है। अस्पताल में धूम्रपान निषेध है, वो धूम्रपान करते नजर आए और फूंक में उड़ा रहे थे वो बिहार की कानून व्यवस्था को। वायरल वीडियो की सत्यता क्या है, यह जांच का विषय है और प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। कहाँ का वीडियो है, किसका वीडियो है, कब का वीडियो है, सब तो ऐसा है कि वीडियो और फोटो कब का होता है, कब चल जाता है सोशल मीडिया के जमाने में। अनंत सिंह के इस वीडियो पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ घिरे हुए हैं। सफेद शर्ट पैंट और ब्लू बंडी में अनंत सिंह चलते हुए मुंह से धुएं का छल्ला उड़ा रहे हैं। अब इस वीडियो पर सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो अनंत सिंह के वायरल वीडियो वाली खबर को भी समझ लीजिए। अनंत सिंह बिहार के मोकामा से जेडीयू के विधायक हैं। अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, छोटे सरकार नाम से संबोधित करते हैं। फिलहाल अनंत सिंह हत्या के मामले में जेल में बंद है। इसी दौरान अस्पताल में अनंत सिंह के सिगरेट पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 अनंत सिंह के वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह भी ठीक से जानकारी नहीं है कि अनंत सिंह का यह वीडियो कब का है, लेकिन आरजेडी प्रवक्ता ने वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा है। अनंत सिंह के वीडियो पर आरजेडी के नेता सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 अनंत सिंह के वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अनंत सिंह अपने अजब गजब अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी घोड़ा गाड़ी से विधानसभा पहुंचने के लिए चर्चाओं में रहते हैं, तो कभी अनंत सिंह गले में अजगर लपेटने की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं। एक बार फिर अनंत सिंह सिगरेट पीने वाले वीडियो की वजह से चर्चाओं में है। असलियत क्या है, यह दावे के साथ नहीं कह सकते। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेंगे? इंस्टाग्राम पर किए गए एक पोस्ट के बाद चर्चा तेज है। वैसे आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर अंदरूनी विवाद नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े परिवार के सदस्य प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया है। प्रतीक यादव ने पोस्ट में लिखा, मैं इस स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। इस वक्त मैं बेहद बुरी मानसिक हालत में हूँ और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। मैंने ऐसी बुरी औरत नहीं देखी है और उससे शादी करना मेरा दुर्भाग्य था। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ब्रिटेन से प्राप्त की है। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक यादव रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस से जुड़े हैं। 2011 में अपर्णा प्रतीक की शादी हुई थी। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट के बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अपर्णा यादव के भाई ने दावा किया है कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है। राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है। ऐसे में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी जब तक अपर्णा या प्रतीक की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव वाली खबर को समझने के लिए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार को समझना जरूरी है। मुलायम सिंह यादव की 2 शादी हुई। पहली पत्नी का नाम मालती देवी था, जबकि दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता। मालती देवी के बेटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनकी शादी डिंपल यादव से हुई, जबकि साधना गुप्ता के बेटे हैं प्रतीक यादव, जिनकी पत्नी है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव से उनकी शादी हुई। अब आपको समझाते हैं कि 2011 में अपर्णा प्रतीक की शादी हुई थी, 2011 में, साल 2011 में, और उसके बाद
अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर को भी समझना आपको जरूरी है। 2017 में कैंट सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी। कैंट सीट से अपर्णा यादव को हार मिली, यानी कि 2017 में जब वो अपने पहले चुनाव में आई तो उनको हार का सामना करना पड़ा। अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष रही हैं वो। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में वो शामिल हो गई। 2017 में शिकस्त मिली तो 2022 में जब चुनाव हुए तो वो बीजेपी में शामिल हो गई। सवालों के जरिए अब यह भी खबर समझते हैं कि क्या सच में अपर्णा से तलाक ले रहे प्रतीक। जिस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट ये आई है उसके बाद सवाल ये उठना वाजिब है कि क्या सच में अपर्णा से तलाक ले रहे हैं प्रतीक। अचानक तलाक की नौबत क्यों आई है? क्या प्रतीक का इंस्टाग्राम हैक हुआ है? अमूमन इस तरह की जो खबरें आती है उसके बाद इस तरह का बयान आता है कि अकाउंट्स हमारे हैक हो गए। उसके बाद क्या किसी ने पोस्ट की है? सवाल यह भी उठ रहा है कि अकाउंट हैक हुआ है तो यह पोस्ट आखिरकार किसने की। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे लेकर खूब सियासत हो रही है, हो हल्ला हो रहा है। भले ही निकाय चुनाव गैर दलीय होने वाला है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। शहरी क्षेत्र में दमखम दिखाने को लेकर सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस खूब पसीना बहा रहे, वहीं बीजेपी भी कड़ी टक्कर देने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट। झारखंड निकाय चुनाव पर खींचतान। शहरी सियासत में जबरदस्त घमासान। एक सीट एक अनार, कई दावेदार। जनता किसे चुनेगी शहर की सरकार। झारखंड में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। ये चुनाव गैर दलीय होगा, लेकिन इस बार का चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बड़ा संकेत देने वाला है। शहरी क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ मान रही बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं। ठीक इसी तरह सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव में शहरी वोट बैंक में इजाफा होने से काफी उत्साहित हैं और इसी पकड़ को बनाए रखने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयारी कर चुका है। लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे सियासी दलों की चिंता कोई और नहीं बल्कि अपने ही बढ़ा रहे हैं। तो मेयर और डिप्टी मेयर का पद आप समझते हैं कि शहर में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो उनकी पहचान के साथ साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के मन में इच्छा होती है, लेकिन जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि अगर आपस में प्रतिस्पर्धा अधिक हो जाएगी, ज्यादा एक ही विचारधारा के लोग होंगे तो दूसरे प्रत्याशी को लाभ हो सकता है। इसलिए वैसे लोगों से मेरी विनती होगी कि आपस में समझबूझ के साथ लड़ें ताकि अपने विचारधारा के लोग ज्यादा जीत कर आए। हालात ऐसे हैं कि वार्ड पार्षद से लेकर महापौर और अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। रांची नगर निकाय क्षेत्र की बात करें तो यहां पार्षद से लेकर महापौर पद पर सियासी दलों में अंदरूनी कलह है। बात अगर बीजेपी की करें तो रांची नगर निगम के 53 वार्डों में जबरदस्त खींचतान है। इस खींचतान को वार्ड के आरक्षण ने भी बढ़ाया है। तो अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगी, अभी वैसा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो फिरका परस्त ताकते हैं, जो सांप्रदायिक ताकते हैं, जो विकास को कहीं न कहीं कुंद करते हैं, वैसे ताकतों को किसी भी हाल में हम नगर निकाय में सत्ता पर नहीं आने देंगे। बीजेपी में सबसे ज्यादा महापौर सीट पर चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, जिसमें अशोक बड़ाइक, रोशनी खलखो, सुजाता कच्छप, नकुल तिर्की, राम कुमार पाहन जैसे नाम शामिल हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस और जेएमएम की भी है। रांची महापौर पद के लिए एक तरफ जेएमएम नेता अजय तिर्की किस्मत आजमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रमा खलको भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। आजसू, आरजेडी और वाम दल में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पार्टी स्तर पे ये चुनाव हो नहीं रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे अन्य दलों से उम्मीदवार कई होंगे, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि हम अपने उम्मीदवारों के बीच एका बनाने का प्रयास करेंगे और स्वाभाविक तौर पे हम एका के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार मेयर के लिए देने का काम करेंगे।
शहरी निकाय क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी समर्थक कई प्रमुख शहर जैसे रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग के नगर निकाय क्षेत्र के प्रमुख पदों पर जगह बनाने में कामयाब रहे। जाहिर तौर पर इन नगर निकाय में एक बार फिर मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष जैसे पदों को फिर से पाना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। आज से दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक शुरू होगी। बैठक में सीएम कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और झारखंड में निवेश का न्योता देंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में एक मजबूत और स्पष्ट उद्देश्य के साथ शामिल होगा। इस मंच के जरिए झारखंड खुद को स्थिरता, ऊर्जा, बदलाव, समावेशी विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों राजधानी रांची से करीब 4000 मील दूर दावोस में हैं। 7 समंदर पार सीएम लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर झारखंड के दमदार विजन को दावोस में दुनिया के सामने रखने पहुंचे हैं, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की 56वीं वार्षिक बैठक हो रही है। इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जी की क्या सोच है, हेमंत सोरेन जी ने क्या कुछ किया, आगे क्या कुछ कर पाएंगे। बर्फ से घिरे स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में दुनिया भर के दिग्गज नेता महामंच पर मौजूद हैं। बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट्स का भी महामंच पर महाजुटान हुआ है, जिसमें से एक हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो वैश्विक समागम में भारत के साथ साथ झारखंड की ताकत दिखा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो खबर तो समझिए में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।